नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। एकता का महायज्ञ महाकुंभ संपन्न। समापन पर पीएम मोदी ने लिखा ब्लॉग। एकता के महाकुंभ को बताया युग परिवर्तन की आहट, तो वहीं योगी पहुंचे प्रयागराज, संगम क्षेत्र में की साफ सफाई। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल के सीसीटीवी घोटाले की खुली पोल। बीजेपी ने सीवीसी जांच की उठाई मांग, तो प्रवेश वर्मा बोले शीश महल में सरकारी पैसे के इस्तेमाल की जांच होगी। साथ ही नजफगढ़ का नाम बदलने की भी उठी मांग। दिल्ली विधानसभा में एंट्री पर बैन से भड़के आम आदमी पार्टी के विधायक बाहर। आप विधायकों के साथ धरने पर बैठी आतिशी, बीजेपी पर तानाशाही का लगाया आरोप। विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द कर बढ़ाई ईद की छुट्टी। मचा बवाल, तो बैकफुट पर आई ममता सरकार, तो वहीं टीएमसी नेताओं के फोन टैपिंग का ममता बनर्जी ने लगाया आरोप। यूएन में भारत ने पाकिस्तान की जमकर लगाई क्लास। कश्मीर राग अलापने पर सुनाई खरी खरी। भारत बोला पाकिस्तान एक नाकाम देश, दान के पैसों पर है जिंदा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात महाकुंभ के महासमापन की। प्रयागराज में 13 फरवरी से शुरू हुआ महाकुंभ समाप्त हो चुका है। 45 दिनों तक चले इस कुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। पीएम मोदी ने महाकुंभ के समापन पर एक ब्लॉग लिखा है, जिसमें उन्होंने महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताया है। पीएम ने अपने ब्लॉग में लिखा कि जिस तरह एकता के महाकुंभ में हर श्रद्धालु, चाहे वो गरीब हो या संपन्न हो, बाल हो या वृद्ध हो, देश से आया हो या विदेश से आया हो, गांव का हो या शहर का हो, पूर्व से हो या पश्चिम से हो, उत्तर से हो या दक्षिण से हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी विचारधारा का हो, सब एक महायज्ञ के लिए एकता के महाकुंभ में एक हो गए। बिना किसी औपचारिक निमंत्रण या सूचना के करोड़ों श्रद्धालु इस आयोजन में पहुंचे, जिससे भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक एकता का अनुपम दृश्य देखने को मिला। पीएम ने इस ब्लॉग के जरिए अपने दिल की बातें लिखी है और सभी का धन्यवाद भी किया है। इसी के साथ उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्थाओं में कमी को लेकर जनता से माफी भी मांगी है। साथ ही आज सीएम योगी भी प्रयागराज पहुंचे, समापन कार्यक्रम में भाग लिया। संगम घाट पहुंचकर उन्होंने घाटों की सफाई की और फिर पूजा अर्चना भी की। साथ ही आपको बता दें, महाकुंभ 2025 में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए गए हैं। महायज्ञ का समापन हो चुका है। पीएम मोदी भावुक भी हो रहे हैं। देखिए, भावुक होने वाली बात ही है। ये किसी ने नहीं सोचा था कि कुंभ खत्म होने तक हम इस आंकड़े पे पहुंचेंगे कि इतने सारे लोगों ने डुबकी लगाई। एक बात समझने की है, ये कुंभ इस चीज को स्थापित करता है, साबित करता है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि यहां से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वो क्या है कि हिंदुत्व में, सनातन धर्म में, हमारे संस्कारों में इतनी शक्ति है कि इतने सारे लोगों को हम एकत्रित कर सकते हैं। ये नारा बटेंगे तो कटेंगे, इसे निगेटिव में मत आइए, पॉलिटिकल रूप से मत देखिए। इसे ये देखिए कि हिंदू एकत्रित हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी इसे एकता का कुंभ बता रहे हैं, एकता का महाकुंभ। ये तो स्टैब्लिश हो गया। ये तमाम लोग जाति, रीजन, लैंग्वेज में सनातन समाज को तोड़ने वाले जितने लोग थे, उनका मुंह काला हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने ये जरूर कहा कि व्यवस्था में कुछ कमी रह गई, उसके लिए माफी दे दी जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंच के जिस तरीके से वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को, सुरक्षा कर्मियों को और सफाई कर्मियों का बाकायदा वहां पे मनोबल ऊंचा किया और जिस तरीके से प्रेज किया, एक अविश्वसनीय, अकल्पनीय
ऐतिहासिक प्रयोजन आज विराम पे आया है और इसको लेकर दुनिया भर के लोगों को गर्व होना चाहिए। जी, अब बात दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन रहा। आज तीसरे दिन डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ। बीजेपी ने इस पद के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस बार मुस्तफाबाद से चुनाव जीतकर छठी बार विधानसभा में पहुंचे विधायक मोहन सिंह बिष्ट का नाम तय किया। इस बीच विधानसभा में नजफगढ़ की विधायक नीलम पहलवान ने कहा कि नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ किया जाए। साथ ही आज कैग की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। सदन के अंदर केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों पर बहस भी हुई। बीजेपी ने दावा किया कि सीसीटीवी आवंटन में धांधली हुई है। इस पर सीबीसी जांच की मांग भी की गई। साथ ही प्रवेश वर्मा ने कहा कि शीश महल में सरकारी पैसे के इस्तेमाल की जांच होगी। एक और बड़ी जानकारी भी सामने आई। आबकारी नीति पर आई कैग रिपोर्ट को पीएससी को सौंप दिया गया है। केजरीवाल को लेकर बीजेपी की प्लानिंग क्या है? देखिए, आज 3 इशारे मिले। सरकार नई है, इसलिए फैसले तो थोड़े दिनों के बाद होंगे, लेकिन अलग अलग नेताओं वक्तव्यों से बाकायदा इशारे मिल रहे हैं। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। ये जो मुगलिया नाम हर जगह जो है, ये नजफगढ़ तो मोहम्मदाबाद तो मुस्तफाबाद तो शाहजहां रोड तो बाबर रोड, ये सारे मुगलिया नाम के ऊपर व्हाइट वॉश लगने वाला है। ये पहला संकेत आज मिल गया। कोई साधारण सी एमएलए खड़े होकर के ये नहीं कह सकती कि नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ रख दो। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी है और अच्छी स्ट्रेटजी है। नंबर 1। नंबर 2, इशारा ये मिला कि जिन चीजों के ऊपर जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उस पे ये लोग बहुत ही जल्दीबाजी में सारा काम पीएससी को भी दिया गया है और साथ ही साथ एक्साइज डिपार्टमेंट को भी दे दिया गया है। एक्साइज डिपार्टमेंट को कहा गया एक महीने के अंदर आप एक्शन टेकन रिपोर्ट, ये एक्शन टेकन रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी इस तरह की कोई रिपोर्ट जाती है तो सरकार ने क्या काम किया उसके ऊपर डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग सस्पेंड होंगे, पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार होंगे। तो ये एक्शन टेकन रिपोर्ट अलग है, पीएससी को दिया गया है और उसमें आम आदमी पार्टी के विधायक भी होंगे, लेकिन समय सीमा दे दी गई है। 3 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट देना है। तो इसका मतलब ये है दे आर वेरी सीरियस। ये जो लगातार सीएजी की जो 14 रिपोर्ट है, इनको बाकायदा कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाकर इसमें न्याय करना है। और तीसरा संकेत ये मिला कि जहां जहां सीएजी की रिपोर्ट नहीं है उन मुद्दे को उठाकर केजरीवाल को और केजरीवाल के दूसरे काले कारनामे हैं उसका भी जांच और उसमें भी जो दोषी हैं उसको सजा दिलाने के लिए ये सरकार तेजी में काम कर रही है। जी, तो विधानसभा में केजरीवाल के सारे काले चिट्ठे एक एक कर खुल रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक काफी बेचैन भी नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली विधानसभा में एंट्री पर बैन से आम आदमी पार्टी के विधायक काफी भड़क उठे। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 3 दिनों के लिए आप विधायकों को निलंबित किया था, पर आज सारे सस्पेंडेड विधायक सदन परिसर के अंदर जाने की जिद करने लगे, पर किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया। अंदर जाने नहीं दिया गया तो सारे आपके विधायक बाहर सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। फिर वही मुख्यमंत्री कार्यालय में लगी भगत सिंह और बाबा साहेब आंबेडकर की तस्वीर हटाने का विरोध करने लगे। साथ ही आतिशी ने विजेंद्र गुप्ता पर फोन नहीं उठाने का आरोप भी लगाया है। सारे विधायक सस्पेंडेड है, फिर भी अंदर जाने की जिद क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक अलग तरह का सवाल, अलग तरह का तमाशा देश के अंदर में हो रहा है। बहुत सारे पत्रकारों को मैं देख रहा हूँ, टीवी चैनलों को देख रहा हूँ, इन्हें रोक दिया गया, इनकी बाइट चला दी जा रही है कि भाई अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। भाई कानून की किताब पढ़ो। अरविंद केजरीवाल तो कानून का किताब ढूंढते हैं ना कि किस कानून में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री अगर जेल चला जाए तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहां तो लिखा हुआ है कि अगर मामला संसद का है तो लोकसभा के स्पीकर उसके कर्ता धर्ता है। आप वहां उद्दंडता करते हो
लेकिन वहां पे आपको रोका नहीं जाता है तो आप क्या करते हो, वहां पे ही संसद परिसर को ही धरना स्थल में आप परिवर्तित कर देते हो। रात रात भर वहां पे जो है चिकन बिरयानी चलता है, मटन बिरयानी चलता है और वहां पे धरना प्रदर्शन चलता है। रात में वहीं पे सोने का नाटक चलता है, सोशल मीडिया में रील्स बनाया जाता है, मीडिया में खबर। ये तमाशा केंद्र सरकार स्पीकर साहब की गलती की वजह से हुआ। ये गलती विजेंद्र गुप्ता नहीं कर रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता को कानून में यह अधिकार है कि विधानसभा के परिसर में किसको अंदर आने दिया जाए, किसको नहीं आने दिया जाए। यह पूरा डिस्क्रिशनरी पावर होता है स्पीकर के पास। तो कानून ने अधिकार दिया, आपने गलती की, आपको पनिश किया गया। एक छोटा सा काम अगर कर दिए होते, इतने ही आतुर है ये लोग अंदर घुसने का, तो लीडर ऑफ अपोजिशन आतिशी मार्लेना को सीधे सीधे अंदर जाना चाहिए था। भाई 5 मिनट के हमको मिलने दो, अभी तो मिल सकते हो, अभी जाकर के मिल लो, बोल दो कि हमने जो बर्ताव किया एलजी के भाषण के दौरान, जो हम लोगों ने अभद्रता की, उसके लिए वी आर सॉरी। आपकी सजा भी माफ हो जाएगी, आपको बैठने भी दे दिया जाएगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम चुनाव हार गए और उसके बाद भी तुम्हारी यह हेकड़ी कि हम अपने हिसाब से चलाएंगे सब कुछ, तो ये नहीं चलेगा। ये जो डेमोक्रेसी की दुहाई कि हमें बाहर ही रोक दिया गया, किससे मार रहे हो, किससे कह रहे हो? वही विजेंद्र गुप्ता जिसको मार मार के तुम लोगों ने उनके कुर्ते फाड़ दिए थे, उठा के बाहर फिकवाया, 1 बार 2 बार नहीं, दर्जनों बार। तो जब आपको शिष्टाचार सिखाया ही नहीं गया केजरीवाल के द्वारा, तो अभी तो आप हार गए हो। अक्लमंदी इसी में है कि आप जो डेमोक्रेटिक संस्कार है, प्रजातांत्रिक संस्कार है, नियम कानून है, उसको जाने समझे, और गलती हो जाए तो विजेंद्र गुप्ता जी का दिल बहुत ही बड़ा है। आप माफी मांग लोगे तो आपको माफ कर दिया जाएगा। जी, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। इन दिनों ममता बनर्जी काफी चर्चा में बनी हुई है। दरअसल कोलकाता नगर निगम ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें लिखा था कि नगर निगम के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। उसकी जगह ईद पर 1 के बजाय 2 दिन की छुट्टी रहेगी। जैसे ये सर्कुलर सामने आया, बवाल मच गया। बीजेपी ने ममता सरकार को घेर लिया, उसे मुस्लिम लीग सरकार पार्ट 2 करार दे दिया। हालांकि बाद में केएमसी की तरफ से बताया गया कि इसे रद्द कर दिया गया है। तो वहीं विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि 2026 में बंगाल में फिर से खेला होगा और जोरदार होगा। चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से फर्जी वोटरों को छुड़वाया जा रहा है। उनके नाम इसलिए जोड़े जा रहे हैं ताकि चुनाव के दौरान उनके वोटों से नतीजे को बदला जा सके। साथ ही ममता बनर्जी ने टीएमसी के नेताओं के फोन टैप किए जाने का भी आरोप लगाया है। अचानक से इतनी एक्टिव क्यों हो गई है ममता बनर्जी? क्या दिल्ली में जो नतीजे आए उसका डर है? बिल्कुल डर है। और आप ये समझिए कि ये जो अचानक से मेरे फोन को टैप किया जा रहा है, फर्जी वोटर्स लाए जा रहे हैं, ये चोरी पकड़ी गई रंगे हाथ, क्योंकि मीडिया वाले भी सही से खबर नहीं दे रहे। ये तो ऑलरेडी ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन बना करके बैठी हुई है कलकत्ता नगर निगम का फरहाद हकीम। ये तो खुद जिहादी किस्म का व्यक्ति है, कई बार इस तरह के बयान दे चुका है। वो कलकत्ता में, बंगाल में कन्वर्जन का काम करना चाहता है। इस्लाम के अलावा कोई दूसरा धर्म उसके आंख में नजर ही नहीं आता है। क्या किया इसने? जो लोग कलकत्ता, बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम से वाबस्ता नहीं है वहां के कल्चर से, विश्वकर्मा पूजा एक बहुत तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन सारे वर्कर्स, सारे जहां जहां लोहे के मशीन, जहां कहीं भी जो मशीन है, जो औजार है, उसकी पूजा होती है। उस दिन छुट्टी होती है क्योंकि काम कोई नहीं करता। जैसे दवात पूजा के दिन कोई लिखता नहीं, स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, कागज कलम नहीं छूते, उस दिन कोई औजार नहीं छुआ जाता और हर जगह इसकी पूजा होती है। आपने क्या किया? आपने विश्वकर्मा पूजा का हॉलिडे कैंसिल किया
और ईद की छुट्टी बढ़ा दी। ये पूरी खबर ये समझिए। और जब बवाल हुआ, जब चोरी पकड़ी गई, ममता बनर्जी फौरन आई कि नहीं 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 वापस। भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी इस तरह के सर्कुलर को निकालने की? सवाल ये नहीं कि तुमने वापस कर लिया, तुम्हारी हिमाकत कैसे हुई? ये बल, ये डेयरिंग, ये आता कहां से है? मुस्लिम वोट की वजह से ना, कि 35% मुसलमान हो गए, कौन क्या बिगाड़ लेगा हमारा। यही अहंकार अरविंद केजरीवाल को था। जब चोरी पकड़ी गई तो क्या किया जाए? तो लोगों का ध्यान बटाया जाए, इसलिए कि हमारे फोन को टैप किया जा रहा है, फर्जी वोटर आ रहा है बाहर से। फिर वही घटिया राजनीति, अंदर बाहर। रोहिंग्या जो है वो देश के हो गए इनके, ये पश्चिम बांग्लादेश से आए हुए बांग्लादेशी, ये जो घुसपैठिए हैं, ये ममता बनर्जी के अपने हो गए। और वहां पर रहने वाला हिंदू जो नौकरी के लिए बिहार से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश जाता है, वो बाहरी हो गए। ये घटिया राजनीति ममता बनर्जी ने फिर से शुरू किया है, ताकि ये जो डर जिस तरीके का, वो क्या कह रही है वो करिए। देखिए महाराष्ट्र में क्यों हारा, महाराष्ट्र वाले को मालूम नहीं चला। दिल्ली में क्यों हारा, वो किसी को मालूम नहीं चला। हम सबसे अक्लमंद हैं, हमको मालूम चल गया। ये बाहर से वोटर को ला करके जोड़ा जाता है। ये किसको बेवकूफ बना रही है? बंगाल में भी सब क्या बेवकूफ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता कि किसी भी वार्ड में, किसी भी इलाके में कोई भी चेंज होता है, 1% से ज्यादा वोट इधर उधर होता है, तो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के सामने लोगों का नाम जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। किसको बेवकूफ बना रही है ममता बनर्जी? नरक बना दिया बंगाल को, और अब 2 साल बाकी है अभी। गवर्नेंस का कुछ अच्छा काम करे तो लोग आशीर्वाद देंगे। ये तमाशा करने से वोट नहीं मिलने वाले हैं। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 98वें सत्र की 7वीं बैठक में भारत ने कहा कि पाकिस्तान एक फेल देश है, वो अंतर्राष्ट्रीय दान पर टिका है। भारत ने कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान लगातार झूठ फैला रहा है। भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान खुद मानवाधिकारों के उल्लंघन से ग्रस्त है और दूसरों को उपदेश देने के लायक नहीं है। भारत ने यह भी कहा कि यूएन में इनके प्रतिनिधियों की तरफ से दिए गए भाषणों में पाखंड की बू आती है। जमकर लताड़ा गया है पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तानी वो सुधरने वाले लोग थोड़ी है। इनको मौका मिला बोलने का, उन्होंने फिर बोल दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो मानवाधिकार जो है, पता नहीं कौन सा मानवाधिकार के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तानियों को तो बोलना ही नहीं चाहिए। अभी वहां रेफरेंडम करा दे पाकिस्तान वाले, जेएनके में आधे से ज्यादा लोग तो कह देंगे कि भाई हमको हिंदुस्तान जाना है, हिंदुस्तान में मिलना है। इंडिया ने करारा जवाब दिया। क्या कहा? इट्स अ फेल्ड स्टेट, फेल हो चुका है, ये खत्म। एंड दे आर अ बेगर स्टेट। ये दान भीख जहां जाता है थाली फैला देता है। भाई साहब यहां दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। यही धंधा रह गया है पाकिस्तानियों का। तो बहुत करारे तरीके से जवाब दिया गया, यह बताया गया, जो मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान की स्टैंडिंग 370 को हटाने के बाद से पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया है, भारत का परचम लहरा रहा है। बड़े फक्र से हिंदुस्तान की तरफ से यह बताया गया कि हमने आर्टिकल जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म किया और वहां पे डेमोक्रेसी हमने बहाल की। डेमोक्रेसी हमने बहाल की। हमें दिन रात गाली देने वाले केंद्र सरकार की पार्टी जो चला रही है, भारतीय जनता पार्टी का विरोधी वहां पे सरकार में है, मुख्यमंत्री है, कितने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। डेमोक्रेसी इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ये दुनिया समझती है, लेकिन पाकिस्तानियों क्या बेचारे को वैसे भी दया आती है। हम लोगों ने तो अब स्टोरी भी करना बंद कर दिया। पाकिस्तान इतना दया आता है, बताइए। चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर हो गए, इतना हल्ला हंगामा किया, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। अभी अभी खबर आई, बारिश हो गई, आज मैच भी नहीं हुआ। अपने यहाँ किया टूर्नामेंट और फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गया। और टैली में वो सबसे नीचे है, बांग्लादेश भी 3rd नंबर पे है, सबसे लास्ट में है। और वहाँ पे क्या चल रहा है देखिए, कितने कामचोर किस्म के लोग हैं और कितने इन लोगों का प्रायोरिटी समझिए क्या है। अभी खबर आई है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा
कि क्यों चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम फिसड्डी हो गई। ये तो वहां पार्लियामेंट में डिस्कस होता है। तो खैर माफ किया जाए पाकिस्तान को, उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।